एग्रीकल्चर में नेचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर मतलब सीलियंट फीचर जो पहले भी देख चुके थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको दूसरे एंगल से, दूसरे से। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग पहले भी हमने देखी थी कि डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए हम ज़्यादा बनाते हैं। फिर अगला है कि फूड ग्रेन्स की डोमिनेंस, क्योंकि हमारे यहाँ फूड क्रॉप तो कम है, मतलब फॉडर क्रॉप कम है, पर फूड ग्रेन ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, उस ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर से खाना बनाते हैं। ठीक है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ चुका था। तो डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन में मतलब राइस, व्हीट, मिलेट। ठीक है, राइस व्हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो लैंड इंडिया के जो टोटल प्रोडक्शन लैंड है उसमें से घेरता है। 40 to 50% लगभग राइस और व्हीट दोनों मिलके ले लेते हैं लैंड। ठीक है, अब जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, इसमें क्रॉप्स, लाइव स्टॉक वगैरह आ जाते हैं ना, तो ये भी मेजरली क्या है, डोमेस्टिक पर्सनल कंजप्शन के लिए ही होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर जो है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। जैसे हमने देखा था, लगभग 86% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। तो ये फैक्ट हम पहले भी देख चुके हैं। इंडिया में वेरी हाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड है, लैंड कंसोलिडेशन की बहुत ही नीड है, या जो एफ पी ओज है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो हमारी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो इकोनॉमिकल तो बन सके। अब रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पैटर्न। तो ये हमने देखा कि ये तो 200 से 300 सेंटीमीटर, मतलब ये तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, तो मतलब ईस्टर्न हिमालयाज काफ़ी वेट इलाके हैं, 200 से 300 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये जो अपना लद्दाख वाले रीजन है ये काफ़ी ड्राई है, मतलब यहाँ तो 30 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल लद्दाख वाले रीजन में होती है, तो ये ड्राई एरियाज है। ठीक है, अब ये 100 सेंटीमीटर का आइसोफाइट है। ठीक है, तो ये वेटर अपना मालाबार कोस्ट है। तो ये सब तो हम उसमें भी पढ़ते हैं, जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन पढ़ते हैं ना, कहाँ पे कितनी रेन हो रही है, वहाँ पे हम थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा रखा है वो भी। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं अब इन रीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे अपना जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स काफ़ी उगती हैं, जैसे पियर हो गया, वॉलनट्स हो गए, अपना एप्पल हो गया। तो ये सब क्रॉप्स वहाँ पे, वॉलनट हो गया, तो ये सब क्रॉप्स जम्मू कश्मीर में काफ़ी उगती है, सैफरन हो गया। अब दूसरा, ये जो पंजाब हरियाणा का रीजन है, इसमें वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन वगैरह यहाँ उगती है। अब जो बाजरा, मतलब बाजरा है, ठीक है, वो अपना उगता है राजस्थान में, बहुत उगता है, तो मिलेट्स प्रोडक्शन राजस्थान में काफ़ी अच्छा है। अब जो कॉटन है, शुगर केन है, वो महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा उग रहा है। ठीक है, अब महाराष्ट्र और यूपी दोनों शुगर केन की प्रोडक्शन, लगभग 50% ऑफ द इंडिया की शुगर केन की प्रोडक्शन इन दो स्टेट से ही आती है मिलके, शुगर केन की प्रोडक्शन। अब जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये इस वाले इलाके में भी बहुत अच्छा उगता है। ये जो अपना गोदावरी कृष्णा का डेल्टा वाला रीजन है ना, तो क्योंकि यहाँ पे क्या कैनाल्स वगैरह भी बने हुए हैं, जैसे कि कुडप्पा करनूल कैनाल है जो नागार्जुन सागर, नागेश्वरम डैम वगैरह से जाता हुआ है ना। फिर ये जो एरिया है, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी पहुंचा है, ये तमिलनाडु का ये जो इलाका है ना, ये सी से लगता हुआ इलाका है, कोरोमंडल कोस्ट। तो इसमें क्या है, कावेरी रीजन जो है, इसमें राइस, कॉटन, शुगर केन वगैरह उगती है। अब जो ईस्टर्न बिहार वाला इलाका है, यहाँ पे क्या उगता है, यहाँ पे राइस वगैरह तो काफ़ी उगता ही है। राइस की तीन तीन क्रॉप उग जाती हैं। ठीक है, जिन्हें तीन क्रॉप उगती है साल में, जिनके जिनमें अमन ऑस बोरो, ऑस अमन बोरो, अमन ऑस बोरो, ऑस अमन बोरो, उन तीन क्रॉप्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला इलाका है। यहाँ पे हमने देखा है कि टी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा होता है। अब वेस्ट बंगाल में क्या, जूट वगैरह भी अच्छा उगता है, मेज़ भी अच्छा उगता है यहाँ इस इलाके में। तो ये हो गया। अब ये जो बुंदेलखंड मालवा का प्लेट्यू है वो यहाँ पे लाई करता है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। बुंदेलखंड में हमने अब बुंदेलखंड की जो जल सहेलीज हैं, ठीक है, जल सहेलीज वहाँ पे वाटर पंचायत ऑर्गेनाइज कर रही हैं और बड़े ही ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे लाया है। एक जल सहेली को प्रेसिडेंट ने अवार्ड भी दिया है। तो बुंदेलखंड की जल सहेली इज़ अ इम्पॉर्टेंट केस स्टडी जो हम पेपर में लिखते हैं। अब जो ड्राई रीजन्स हैं इंडिया के, कौन कौन से हैं वो, जैसे कि लद्दाख हो गया, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल। फिर वेस्टर्न इंडिया हो गया, जिसमें बुंदेलखंड मालवा वाला रीजन आता है, विदर्भा मराठवाड़ा वाला रीजन आता है। फिर अपना
जो करनूल कोडप्पा चित्तूर वाला इलाका है ना, रायलसीमा रीजन जिसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश में, वो वाला रीजन आता है। तमिलनाडु अपलैंड प्लाट्यू है। अब इस ड्राई रीजन में क्या, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है ना, जैसे कि वीट हो गया, मीज मेज हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गए, ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं, या फिर लाइफ स्टॉक वगैरह। वार्म और ड्राई जो क्रॉप्स होंगी ना, वो ड्राई रीजन में सही रहेंगी, वार्म और ड्राई क्रॉप्स, जैसे मिलेट, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री वगैरह हो जाती हैं यहाँ पे। ऐसे याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये लॉजिकल है, कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल है कि इन इरिगेटेड एरियाज में बी ड्राई कॉटन शुगर केन ऑल्सो ग्रो, एग्जाम्पल इन मराठवाड़ा। ठीक है। पर मराठवाड़ा में वही है, फार्मा सुसाइड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी कारण से, क्योंकि वहाँ पे शुगर केन उगाया जा रहा है। 90% ऑफ द इरिगेटेड वाटर मराठवाड़ा रीजन में शुगर केन क्रॉप ले रही है, बल्कि वो लेस देन 5% जो उनका टोटल क्रॉप एरिया है उस पर शुगर केन उगता है। तो ये इश्यूज हैं। वेट रीजन कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, आइलैंड रीजन हो गए, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया हो गया, ईस्टर्न साइड ऑफ 100 सेंटीमीटर आइसोफाइट हो गए। इसमें कैसे, राइस मोनोकल्चर हमें देखने को मिलता है, जूट हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड की 70% से ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन है वो केवल इंडिया ही कर देता है। और शुगर केन जो राइस का मतलब जो शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, तो शुगर केन यहाँ पे बहुत उगता है। हम शुगर केन एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा चाइना वगैरह को। अब अगला है पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स भी इस इलाके में उगते हैं। कॉफ़ी, टी, इनको देखा था हमने कि इनको ठीक ठाक रेंज चाहिए होती है। अब ड्राई लैंड फार्मिंग, हम दो तरीके की फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग, वो हमने पहले भी देखी थी। क्या है अंतर, ड्राई फार्मिंग जो है 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहाँ हो रही है तो उसे हम ड्राई फार्मिंग कह देते हैं। और अगर 75 से 115 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हो रही है, ड्राई लैंड फार्मिंग है। अगर 115 सेंटीमीटर के आसपास रेन हो रही है उससे ज़्यादा, तो उसे रेनफेड फार्मिंग कहते हैं, अगर इरीगेशन का यूज़ नहीं किया जा रहा। मोर और लेस ये टर्म ओवरलैपिंग हो जाती हैं, बट हाँ, स्ट्रिक्ट अंतर तो यही है जो दिया हुआ है। अब जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसमें क्या है, जो इंडिया का एवरेज रेनफॉल है वो अराउंड 115 से 118 सेंटीमीटर तक का है। तो इंडिया एक वेट कंट्री है, बट ये जो रेनफॉल हो रही है ये अनइवन है। तो सीजनल रेनफॉल है ये, 80% से ज़्यादा रेनफॉल अपना मानसून में ही पड़ जा रही है। 3/4 ऑफ द इंडिया जो है वो एरिड, 68% ऑफ द इंडिया जो है वो ड्रॉट प्रॉन एरिया है ना। तो लगभग 3/4 एरिया ऑफ इंडिया इज एरिड एंड सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड। एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड नहीं है, एरिड एरिड सेमी एरिड सब ह्यूमिड है। देयरफॉर यहाँ पे ड्राइनेस तो है। और मोस्ट ऑफ द इंडिया कंटिन्यूज टू बी रेन डिपेंडेंट और विदाउट इरिगेशन, जैसे हमने देखा था पहले भी कि लगभग 197 MHA का एरिया जो हमारा है वो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, और ग्रॉस इरिगेटेड है एरिया हमारा 102 MHA के अराउंड है। ठीक है, तो देख ही रहे हो 102 MHA और कहाँ पे 197 MHA। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट क्रॉप फेलियर इज प्रपोज्ड दैट इरिगेशन शुड बी एक्सपेंडेड, जिसमें माइक्रो इरिगेशन पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। विद बेस्ट यूज ऑफ द टेक, इंडियाज अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल is around 140 MHA and India has already established irrigative infrastructure of about 100 से 110 MHA। वही मैं बता रहा हूँ ना कि 102 MHA के अराउंड हमने लगभग अपना ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारा है। तो सो नॉट मच स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एट मैक्स 10 से 15 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो इरिगेशन पोटेंशियल में हमारा इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल हम 140 MHA के अराउंड कर सकते हैं, जिसमें 100 MHA तक हम ऑलरेडी 100 से 110 में पहुंच चुके हैं। तो इरिगेशन पोटेंशियल इसने इतना नहीं है। तो हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग पे हमें इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा ड्राईलैंड फार्मिंग पे, कि एक तो भैया देखो कि इंडिया का 3/4 एरिया जो है वही है एरिड, सेमी एरिड और सेमी सब ह्यूमिड, ये ही एरिया है इंडिया का। तो ड्राईलैंड फार्मिंग तो चाहिए ही ना। और इंडिया का जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो भी एट मैक्स हम 140 MHA तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हमें चाहिए ड्राईलैंड फार्मिंग।
तो ये इसके रीज़न हो गए। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, रिवर रिजीम, मेल्टिंग आइस, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, क्वेश्चन मार्क ऑन इकोलॉजिकल सस्टेबिलिटी। अब एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड टेक्निक्स needed to be modified. Tech should be included option to grow reliable, sustainable and profitable crops in rain-fed conditions. ठीक है, तो एग्रीकल्चर मेथड एंड टेक्निक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा और टेक को इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि हम एक सस्टेबल और प्रॉफिटेबल क्रॉप्स उगा पाएँ ड्राई लैंड फार्मिंग में। ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो है ड्राई एरिया में करा जा रहा है जो कि रेनफॉल डिपेंडेंट होगा विदाउट इरिगेशन के सपोर्ट के। इट डजेंट इंक्लूड एरियाज विच आर ड्राई, एग्जाम्पल पंजाब इज ड्राई बट वहाँ पे इरिगेशन है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में वो नहीं आएगा। ड्राई लैंड मतलब ड्राई लैंड कि भाई वहाँ पे इरिगेशन नहीं होनी चाहिए। सेम इज़ फॉर मराठवाड़ा, तो वो ड्राई लैंड फार्मिंग पे नहीं आएगा। ड्राई लैंड फार्मिंग तभी है जब वो विदाउट इरिगेशन ही करी जा रही हो। ठीक है, ड्राई फार्मिंग इज़ मेजरली प्रैक्टिस्ड इन, जैसे लद्दाख में प्रैक्टिस करी जाती है, वेस्टर्न प्लाटियो ऑफ वेस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान में करी जा रही है, कच्छ, मालवा, बुंदेलखंड वाले इलाके में, विदर्भा, रायलसीमा, तेलंगाना वाले इलाके में, वेस्टर्न उड़ीसा में। देखो वेस्टर्न उड़ीसा में भले ही कैनाल इरिगेशन हो रहा हो अपना हीराकुंड डैम की वजह से और महानदी की वजह से, पर वहाँ पे भी बहुत सारे इलाके में अभी भी क्या ड्राई लैंड फार्मिंग का यूज़ करा जा रहा है, जो तमिलनाडु के अपलैंड्स हैं और जो वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी करी जा रही है। तो हमने देख लिया कि ड्राई लैंड फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देख लिया कि क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसा क्लाइमेट ही ऐसा है कि दूसरा इरिगेशन पोटेंशियल इतना डेवलप नहीं करा जा सकता है, तीसरा हमें क्या करने की ज़रूरत है वो हमने देख लिया। फिर हमने जोग्राफिकल रीजन देख लिया कहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिस करी जा रही है। अब सिग्निफिकेंस क्या है ड्राई लैंड फार्मिंग का, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस है 40% से ज़्यादा 40-60 से ज़्यादा फूड ग्रेन और 60% से ज़्यादा मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह जो है, और 60% से ज़्यादा इंडियन बीपीएल फार्मर्स, ये सब कहाँ रहते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज़ में रहते हैं। इंडिया की जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन, टबैको, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, ये सब भी ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया से ही आती हैं। तो अपना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमें इसीलिए, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग पे ध्यान देना। प्रॉब्लम्स ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है, प्रॉब्लम्स वही ड्रॉट से रिलेटेड ही होंगी। तो मोस्टली क्योंकि वाटर यहाँ पे स्कार्सिटी में है, इसीलिए जो वाटर है वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो वो लिमिटिंग फैक्टर कर्व जो होता है ना, वो यहाँ पे बना सकते हो, तो जो हमने बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो ड्रॉट है इसीलिए क्रॉप फेल हो जाती है। ड्रॉट है तो इरिगेशन नहीं हो रहा, इरिगेशन नहीं है तो फर्टिलाइज़र इतना अप्लाई नहीं हो पा रहा, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी लो आती है। क्योंकि फर्टिलाइज़र में देखो इंटेंस वो होता है ना, केमिकल लोडेड होता है वो, तो अगर उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे तो वो क्रॉप्स को ही ख़राब कर देगा, तो इसीलिए वहाँ की लो प्रोडक्टिविटी आती है। तो इसीलिए वहाँ पे फार्मर्स डिस्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे हम मराठवाड़ा और विदर्भा के रीजन में देखते हैं फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा है उस इलाके में, ठीक है, तो फार्मर डिस्ट्रेस है, आउट माइग्रेशन है, इसीलिए क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग में 60% से ज़्यादा किसान रह रहे हैं और वो किसान ही लो प्रोडक्टिविटी वाली है, इसलिए लोग आउट माइग्रेट कर रहे हैं। आउट माइग्रेट में हम रेवेंस्टीन लॉ लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात है, तो रेवेंस्टीन लॉ लिख सकते हैं कि भाई जो पीपल हैं वो स्टेप्ड माइग्रेशन करते हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगला है कि सॉइल इरोजन, एरिया हैज़ a dry soil which is blown by winds. Climate change has further aggravated farmer का डिस्ट्रेस। तो हमने देखा था जैसे एनसो साइकिल है वो काफ़ी बढ़ गई है उसकी रिपीटेशन, ठीक है। सॉल्यूशन अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग क्या क्या है, एक तो वाटर प्रॉब्लम से डील करना है और लो प्रोडक्टिविटी एंड क्रॉप लॉस से डील करना है, और वाटर का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है ना, इनके नाम लिखने पड़ेंगे आपको पेपर में। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे कौन से, डोंग्स हो गया, जोगो हो गया, ठीक है, या जल मंदिर हो गया, ठीक है, ऐसे आपको नाम लिखने पड़ेंगे पेपर में। तो ये जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ओराइस वगैरह हो गया, ठीक है,
तो ये वाले वाटर सिस्टम, आपको ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम को रिक्यूपरेट करना पड़ेगा। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री का कैच द रेन इनिशिएटिव जो है, ऐसे इनिशिएटिव हमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे। अब माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हमें प्रमोट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में प्रमोट करी जा रही है ना माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो जैसे विदर्भा वाले रीजन में, मराठवाड़ा रीजन में माइक्रो इरिगेशन प्रमोट हो सके। अब ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर वगैरह अभी तो बहुत ही कम एरिया पे ये है, ठीक है। अब ग्रो सेकंड है ग्रो ड्राई ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप। एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और फिर वाटर की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम ड्राई ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे हो गया वीट, मेज़, ये सब पानी कम पीती हैं, तो ये वाली क्रॉप्स आपको ज़्यादा उगानी चाहिए। या ज्वार, बाजरा, रागी, जो ये मिलेट्स हैं या ऑयल सीड्स हैं, ऐसी क्रॉप्स ज़्यादा उगाओ। कंजर्व सॉइल का, सॉइल डेसिकेशन से सॉइल को बचाओ, ठीक है। तो वाटर इवेपो देखो, वाटर को कंजर्व करना है आपको, ठीक है। दूसरा, वाटर को यूज़ कम करना है। फिर तीसरा, वाटर को प्रिजर्व करना है सॉइल के मॉइस्चर को, ताकि सॉइल डेसिकेशन ना हो सके, सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व रहे। तो उसके लिए आपको कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर जो होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, उसमें वही होता है कि इतनी टिलिंग नहीं हो रही होती हम, ठीक है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल को अपने हिसाब से रहने दो, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में वैसे ऐसा होता है। तो ज़ीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज हम फॉलो करते हैं। अब जो प्रैक्टिसेस जैसे कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉप फेलोइंग, मल्चिंग, ये सब यूज़ होती है। फिर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग हम प्रमोट करेंगे, जैसे कि हार्वेस्ट हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये वाली चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है। अब प्रोटेक्ट करना है सॉइल को अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। जो इंडिया का लैंड डिग्रेशन एंड, तो इसमें डेजर्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब लैंड न्यूट्रलिटी के लिए हमने बॉर्न चैलेंज भी साइन कर रखा है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हमें करनी है। फिर टिलिंग भी दो तरीके की होती है, डीप और नो टिलिंग। नो टिलिंग में क्या है, लेट द सॉइल बी। एंड डीप टिलिंग में क्या है, इफ रेन नॉट लूज एंड सॉइल, तो लॉस मॉइस्चर मोर इजीली एंड ऑल्सो प्रोन टू सॉइल इरोजन। डीप टिलिंग नहीं करी तो जो वाटर की पर्कोलेशन नहीं होगी, अंदर वाटर की पर्कोलेशन नहीं होगी, तो सॉइल मॉइस्चर जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा। इससे सॉइल रन, मतलब वाटर सरफेस वाटर रन ऑफ का खतरा भी बढ़ जाएगा। इससे सॉइल इरोजन, गलीज, रैलीज, ये सब बनने का खतरा रहेगा जो सरफेस पे। इसीलिए डीप टिलिंग या फिर नो टिलेज, टिलेज भी ऐसे तरीके की होती है। फिर अगला है कि भाई सपोर्ट फार्मर इन मैनेजिंग क्रॉप फेलियर्स, ठीक है। फार्मर्स को एज अ, मतलब क्रॉप मैनेजर की तरह, फार्म मैनेजर की तरह प्रमोट करो। ऐसा अशोक दलवाई कमेटी ने कहा था ना, फार्मर को एज अ फार्म मैनेजर की तरह प्रमोट करो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का इंतजाम करो। जैसे आउट माइग्रेशन हो रही है, तो स्टॉफर्स का माइग्रेशन लॉ है ना, स्टॉफर्स का माइग्रेशन लॉ ये कहता है कि जो माइग्रेशन है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो अगर इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ लोकली ही अवेलेबल है, जैसे मनरेगा के थ्रू लोकली अवेलेबल है, तो फिर फार्मर्स आउट माइग्रेट नहीं करेंगे, ऐसा स्टॉफर्स का लॉ कहता है। तो ये वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्रॉप इंश्योरेंस करना चाहिए, तो जैसे इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लिख सकते हो कि उसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर में 5% प्रीमियम पे हॉर्टिकल्चर, फिर राबी और खारिफ क्रॉप ऐसे 1.5 और 2% लगभग उन पे हम अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ है ना, सोशल सिक्योरिटी नेट फार्मर्स को प्रोवाइड करना, पीएम किसान योजना से एक मिनिमम इनकम डिसाइड करना, फिर जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है और ये जो यूरिया सब्सिडी है उससे फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, ठीक है। इरिगेशन के लिए तो ताकि कैनाल्स, जो फीडर कैनाल्स बनाना, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड कर पाना ताकि वो ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ कर सकें उस एरिया में, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी भी देखो, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है
उसके 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक तो भाई फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, तभी तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और वो क्लाइमेट स्मार्ट तरीके से करना है। क्लाइमेट स्मार्ट मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन भी करनी है, क्लाइमेट अडेप्टेशन भी करनी है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉलो करना चाहिए, ताकि फूड सिक्योरिटी भी हो पाए। फूड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों। तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स को, जो मिलेट्स है उसे ऐसे जो सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स की तरह प्रमोट किया जा रहा है ना। इंडिया के जो मिलेट्स थे उनको इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी 2021 को डिक्लेयर करा गया था मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। अब मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट उनको पे एमएसपी भी वो करती है, एमएसपी भी देती है। अब ड्राई फार्मिंग जो है, अभी हम ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या था कि वही कि इरिगेशन अवेलेबल ही ना हो। ठीक है। तो क्या होगा, तो उस केस में ड्राई लैंड फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी। तो उसके हमने कुछ कुछ रीज़न देखे थे, उसके हमने हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, फिर उसके हमने कुछ कुछ सॉल्यूशन देखे थे। प्रॉब्लम दो तरीके की होगी, एक तो एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरी सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम जो उससे जनरेट होती है ना। फिर अगला है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या है, आइसोफाइट ऑफ 75 सेंटीमीटर एनुअल रेन फॉर्म ईस्टर्न बाउंड्री उसकी बनाएगा 75 सेंटीमीटर का। तो हमने पहले भी देखा था, यहाँ ड्राई फार्मिंग वो है जब रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम हो। तो ड्राई फार्मिंग वही रीजन है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही हो। ठीक है। जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन हो वेस्टर्न इंडिया के, ठीक है, वहाँ पे ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। तो इंडिया के ड्राई फार्मिंग रीजन वही वाला है जो हमने पहले भी देखा था ना। तो ड्राई लैंड फार्मिंग का रीजन हमने देख लिया था। तो ये लगभग ओवरलैप से ही करते हैं वैसे, ड्राई लैंड फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग। जैसे इसमें हम रायलसीमा रीजन लिख रहे हैं, विदर्भा लिख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी वही सब आएगा, रायलसीमा, तेलंगाना, मराठवाड़ा और लार्ज पार्ट ऑफ तमिलनाडु एक्सेप्ट नॉर्थ ऑफ रामनाथपुरम। ठीक है। तो ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ओवर 31 पॉइंट लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर के एरिया पे ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस करी जा रही है, जो इंडिया का 22% इंडिया का एग्री लैंड का एरिया ना। ठीक है। अब अगला क्या है, तो इसमें सेलिएंट फीचर्स क्या है ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड। सबसे पहले है ड्राई क्लाइमेट। तो 70 सेंटीमीटर ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस बेल्ट, तो ये जिसे सेमी ह्यूमिड कहते हैं ना। तो 25 से 50 सेंटीमीटर का सेमी एरिड, लेस देन 50। जैसे ये बीजे बीजे करके हमने देखा था, इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसमें कहाँ वो 7 डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, वो आपको याद होनी चाहिए, 7 और डिस्ट्रिक्ट टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। टिप्स पे कैसे होना चाहिए, राम, गंगा, और फिर चुरू, और फिर बीजे बीजे। तो राम, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, गंगा से श्री गंगानगर हो गया, राम से हनुमानगढ़ हो गया, फिर चुरू हो गया, फिर बीजे बीजे क्या है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, और फिर जैसलमेर। तो ये वाली डिस्ट्रिक्ट ही जैसे है ना, जैसलमेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम है, जो कम्प्लीटली ड्राई है। तो ये वाली रीजन डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये तो कम्प्लीटली ड्राई है। 25 से 50 वाली सेमी एरिड है, और 50 से जो 75 तक की है लगभग, वो सेमी ह्यूमिड है। वेरिएबिलिटी ऑफ द रेन इसमें वेरी हाई है, 20% से 60% तक। 8-9 मंथ ऑफ ड्राइनेस लगभग इस इलाके में है। तो लैक ऑफ इरिगेशन, अब वही वाली सारी दिक्कतें हैं कि इरिगेशन की कमी है, क्योंकि कोई जो भी रिवर है वो एफेरमल रिवर्स है। एफेरमल रिवर्स मतलब वही जैसे लूनी रिवर है, तो वो कहीं समुद्र तक नहीं पूछती। ठीक है। तो वो बीच में ही खो जाती है। तो ऐसे वाला सिस्टम है। ब्रैकिश ग्राउंड वाटर भी ब्रैकिश है, क्योंकि ग्राउंड वाटर इंकर्जन है। तो ग्राउंड वाटर ब्रैकिश, ना ही ग्राउंड वाटर है ना ही सरफेस वाटर है। इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो केवल कॉन्फ्लुएंस ऑफ जो ब्यास और सतलज रिवर पे है, तो वो वेस्टर्न राजस्थान को ही इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो सदर्न इंडिया है उसमें क्या हार्ड रॉक है, तो टैंक इरिगेशन ही हो पाता है वहाँ पे, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कर पाना मुश्किल है। पर कैनाल्स तो फिर भी हैं वहाँ पे, जैसे कुछ कुछ अपना कुडप्पा करनूल कैनाल है। ठीक है। ऐसे कैनाल्स तो हैं, पर दे आर नॉट वेरी एक्सटेंसिव। जैसे अपना लगभग मोटा मोटा जो इरिगेशन है, मतलब टैंक इरिगेशन है, वो भी दो इलाकों से सबसे ज़्यादा आता है, दो स्टेट से, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा टैंक इरिगेशन
लगभग इंडिया का 50-60% कुछ इतना ये अपना इन दो स्टेट में ही हो जाता है। अब जो प्रिविलेंस ऑफ द टैंक इरिगेशन है उसमें, जो कि समर में ड्राई होने का खतरा रहता है। और टैंक इरिगेशन के साथ और भी तो दिक्कत है, एक तो वो मॉइस्चर लूज करता है, ठीक है, ऊपर से वो एक्सटेंसिव लैंड यूज़ है कि लैंड का बहुत ज़्यादा वेस्टफुल यूजेज हो रही होती है, ठीक है। फिर वही है कि मतलब तो उससे वाटर पंप आउट भी करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो पंजाब एंड हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे कैनाल्स ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे ये पूरी जो बेल्ट है ना, पंजाब हरियाणा यूपी, यहाँ पे वेल्स ट्यूबवेल्स का तो बहुत ही ज़्यादा यूजेज है। बट इसमें इनएडिक्वेट ड्यू टू वाटर एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्रॉप्स, जैसे शुगर केन है, वो देखा था हमने, टोबैको है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, कि अपना जो ड्राई फार्मिंग रीजन है, जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है, एक तो वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, मतलब वाटर है ही नहीं। दूसरा जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो भी नहीं है। फिर तीसरा, इसीलिए वहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं है उन इलाकों में, ठीक है। तो एक्सटेंस इंटेंसिव एग्रीकल्चर करके भी क्या ही करेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे सबसिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर करा जा रहा है। अपना जो मेथड है ना ऑफ ड्राई फार्मिंग, उसमें क्या है, रिपीटेड प्लोइंग है, पीपीएफ है, प्लोइंग पुल्वराइजेशन फेलाइंग, तो प्लोइंग पुल्वराइजेशन फेलाइंग, ठीक है, तो ये है। अब पुल्वराइजेशन में क्या है, सॉइल ब्रेक इनटू पार्टिकल्स करा जाता है ताकि रूट इजीली ग्रो हो सके और वाटर जो इजी वाटर फ्लो हो सके, तो प्लोइंग पुल्वराइजेशन। तो प्लोइंग वही है कि जो खारिफ सीज़न है और उसमें तो डीप प्लोइंग करी जाती है ताकि वाटर परकोलेट होए, और जो राबी सीज़न है उसमें शैलो प्लोइंग करी जाती है, सरफेस प्लोइंग, शैलो प्लोइंग जैसे कह लो, ताकि वाटर का जो कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर हो सके। फेलोइंग ऑफ द लैंड, रिक्यूपरेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। अब होइंग, होइंग मतलब अलाउ एयर टू एंटर, ऐसे, ठीक है, होज बनाना, होइंग करना। होइंग, वीडिंग, प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब वही कि रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स। वीडिंग अनवांटेड प्लांट्स, रिमूव, मल्चिंग। होइंग, वीडिंग, प्रूनिंग, होइंग, वीडिंग, प्रूनिंग, मल्चिंग, एलाइड एग्री सेक्टर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डीई क्या है, मतलब डीएफ, ड्राई फार्मिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ऑयल सीड, मेज, पल्सेस, ज्वार बाजरा, फूड ग्रेन्स वगैरह हमने देखा था ना, तो इसको ऐसे याद रखो, 75, 80, 85, 95, 75, 80, 85, 95 ऐसे है ना। तो इसको ऐसे OMPM, OMPM से याद रखो। ऑयल सीड, मेज, पल्सेस, मिलेट्स। मिलेट्स वही, ज्वार तो है नहीं यहाँ पे, ज्वार मतलब रागी तो है नहीं, ज्वार और बाजरा वाले मिलेट्स, ठीक है। OMPM से याद हो गया। OMPM 75, 80, 85, 90, OMPM से याद हो गया, ऑयल सीड, मेज, पल्सेस और मिलेट्स। फिर यहाँ पे 40% से ज़्यादा फूड ग्रेन इंडिया का यहीं से आता है, ड्राई फार्मिंग एरिया से। तो प्रॉब्लम्स क्या है ड्राई फार्मिंग की, देखो, वही जनरल प्रॉब्लम्स कि एक तो वाटर वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है। वाटर फैसिलिटी ना होने के कारण हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर पाते। फर्टिलाइज़र यूज़ ना होने के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ पाती। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ना आने के कारण वहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, इसीलिए वहाँ पे पोवर्टी है। पोवर्टी है इसीलिए वहाँ पे लोग क्या छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एग्रीकल्चर को, तो आउट माइग्रेशन है वहाँ पे, ठीक है। जो सब्सिक्वेंट जनरेशन है वो फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं कर रही। और वहाँ पे जो ड्राई एरिया है तो सॉइल डेसिकेशन हो जा रही है, सॉइल डेसिकेशन के कारण विंड इरोजन है, तो सॉइल इरोजन हो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। सॉइल जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो रही है। तो यही वाली बेसिक सी दिक्कतें हैं। अब क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, तो वहाँ पे मार्केटिंग जो फैसिलिटीज़ है वो भी वहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं है, तो पास में मार्केट नहीं है, इसीलिए ऑफ कोर्स तभी वहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी करा जा रहा है ना। वहाँ पे जो पेस्ट और डिजीजेज है, जैसे हमने देखा ड्राई एरिया में क्या रोडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो पेस्ट और डिजीजेज का खतरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स चाहिए हमें, ठीक है, तो यही वाली है। अब डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में वही, जैसे खारिफ सीजन, राबी सीजन है, तो एक में डीप प्लोइंग करो, दूसरे में सरफेस प्लोइंग करो।
अब देखो सॉइल डेसिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या, सॉइल पे मल्चिंग करो, अपना जो है एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री को अपनाओ, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स लो, जैसे कि अगर आप मिलेट्स उगा रहे हो तो आप ऑयल सीड्स उगाने लगो, ठीक है। हम जो है वाटर कंजर्वेशन के मेथड, जैसे ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर जैसे जल मंदिर हैं, उनका उपयोग करा जाए, ठीक है। हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट करें, सरफेस रन ऑफ को रोकें, हम एफॉरेस्टेशन करें, ठीक है, पेड़ वेड़ लगाएं, हम अपना ग्रासलैंड्स उगाएं, ताकि इंडिया का जो 4% टोटल जोग्राफिकल एरिया है, उतना ही लगभग एरिया जो है फॉडर के लिए दे रखा है इन्होंने, ग्रासलैंड लगा रखे हैं, इसीलिए फॉडर की कमी रहती है हमारे देश में। तो फॉडर प्रोडक्शन करें, ताकि फॉडर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एलाइड सेक्टर्स का प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कि एलाइड सेक्टर्स में क्या हो गया, फिशरीज को प्रमोट हम कर सकते हैं, एक्वा कल्चर, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, इस एरिया में प्रमोट कर सकते हैं। अब सॉइल इरोजन हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं। पेस्ट अगर यहाँ पे हो रहे हैं तो उसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पे 1000 जो टन्स हैं उससे भी कम पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वहीं जैसे अपना महाराष्ट्र है, वहाँ पे 13,000 टन से ज़्यादा का पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। तो हमें साफ अंतर दिख रहा है, तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो राजस्थान है, वहाँ पे जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो भी कम है, तो ऐसे में हम फार्म मैकेनाइजेशन वगैरह भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स, बिकॉज सीड्स आर द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फार्मिंग एग्रीकल्चर का लेके, तो सीड्स की ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में बस यही सब लिखना होता है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में और क्या लिखना है। अर्ली मैच्योरिंग सीड्स होने चाहिए, हम जो क्रॉप है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करें, एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस को स्टडी करने के बाद ही उस पर कोई क्रॉप उगाई जाए, ठीक है। सॉइल को स्टडी करने के बाद ही उस पर फर्टिलाइज़र डाले जाए। तो और जो अपना पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग अवॉइड करने के लिए स्टेप्स लिए जाए। तो यही वाली सब चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे स्प्रेइंग करने का, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड स्प्रे करने हैं, उसको लेके हमने 500 करोड़ में ड्रोन दीदी स्कीम लाए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ड्रोन दीदी स्कीम। उसमें क्या, 15,000 से ज़्यादा जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें ड्रोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो ड्रोन पायलट्स बन सके, ठीक है। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं इन एरियाज़ में, कि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर, इन लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो हो जाएगी। आप बस सोचते जाइए एक एक पॉइंट, और उसके बारे में फिर लिखते जाइए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है, तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। तो बस ये बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए, फिर आंसर तो लिखे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ कुछ ये वाले फैक्ट, 75, 80, 85, 95 वाले फैक्ट, OMPM वाले फैक्ट, ये कुछ कुछ फैक्ट्स याद हों। फिर कि ये 75 सेंटीमीटर से कम वाले आइसोफाइट में ये ड्राई फार्मिंग इसे कह देते हैं, ठीक है। फिर बाकी तो फैक्ट की सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमें प्लोइंग रिपीटेडली करते हैं हम, इसमें PPF वाला, प्लोइंग पुल्वराइजेशन फेलोइंग, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, मल्चिंग करते हैं, होइंग वीडिंग प्रूनिंग, ये सब करते हैं। तो ये सब तो ऐसे लिखे जाते हैं आंसर।